जय हिंद दोस्तों, स्वागत करते हैं एक बार फिर से आप सभी लोगों का आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है स्टडी 91। और जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, मिसलेनियस एक्सरसाइज बेस्ड ऑन स्पॉटिंग एरर्स। स्पॉटिंग एरर्स क्या होता है, सेंटेंस करेक्शन क्या होता है, ये ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं इससे पहले वाले लेक्चर्स में। और आपने देखा बहुत सारी एक्सरसाइजेस मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ। और यहाँ पर मिसलेनियस यहाँ पर इसलिए लिखा हुआ, मिसलेनियस का मतलब क्या है कि यहाँ पर पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था, नाउन पढ़ा, नाउन का चैप्टर, उसके बाद एक्सरसाइज उसकी सॉल्व की, उसके बाद प्रोनाउन, उसके बाद उसकी एक्सरसाइज, वर्ब, उस पर बेस्ड क्वेश्चंस। उसके बाद जब हमने सारे चैप्टर्स 1 बाय 1 पढ़ लिए, अब एग्जाम में क्योंकि ऐसा तो बता के नहीं पूछेगा कि हाँ ये नाउन की एक्सरसाइज पूछ रहे हैं आपसे, प्रोनाउन की पूछ रहे हैं, आर्टिकल की एडजेक्टिव पूछ रहे हैं, बल्कि मिसलेनियस यानी मिले जुले कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है। और तब स्टूडेंट्स को दिक्कत आती है। इसी दिक्कत को दूर करने के लिए बहुत सारी एक्सरसाइज लेकर आए हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। और यहाँ पर डिस्कशन होगा आज पार्ट 3 का, क्योंकि इससे पहले वाले 2 लेक्चर में पार्ट 1 और पार्ट 2 कवर कर चुके हैं। तो चलो भाई मेरे साथ साथ सॉल्व करो। आपको मैं दूंगा 15 सेकंड, आपके लिए होंगे 15 से 20 सेकंड आपके लिए, उसके बाद मैं डिस्कस करूंगा, ताकि आप ये ना कहो कि सर हमें तो आपने सॉल्व करने का टाइम नहीं दिया। तो देखते हैं, यहां पर हम 35 क्वेश्चंस कम से कम कराएंगे। 35 क्वेश्चंस में आपको ये देखना है कि आपका स्कोर कहां तक जाता है, कितने सही हुए आउट ऑफ 35 क्वेश्चंस। तो चल भाई चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। और पहला क्वेश्चन यहां पर आ चुका है, तो आपके 15 सेकंड शुरू होते हैं अब। मैं यहां से हट जाता हूं, 15 सेकंड लगाइए और ये आंसर दीजिए मुझे। हाँ भाई, सेंटेंस क्या लिखा है समझ में आ ही रहा होगा। आफ्टर यू विल रिटर्न फ्रॉम मुंबई आई विल कम टू मीट यू। टाइम इज अप ना। अब हम बताते हैं कि इसमें आंसर क्या होगा और उसका सही एक्सप्लेनेशन क्या होगा। आपने अपने अपने आंसर्स अपने अपने जवाब दे दिए। अब देखते हैं कहां तक आपका आंसर सही हुआ। एक बात याद रखिएगा हमेशा, जो मैंने टेंसेस में पढ़ाया था, कंडीशनल सेंटेंसेस हो गया, टेंसेस हो गया, उसमें बताया था कि कभी भी याद रखिएगा कनेक्टेड सेंटेंसेस में दोनों जगह विल या शैल का यूज नहीं करते। विल या शैल, शैल नहीं आ सकता दोनों कनेक्टेड सेंटेंस में। अगर सेंटेंस आपस में जुड़े हैं तो दोनों जगह विल या शैल का यूज नहीं करेंगे। इन द सेम मैनर दोनों जगह हैड भी नहीं आ सकता, हैड का कॉम्बिनेशन भी नहीं जाता। अब देखते हैं यहाँ पर दो सेंटेंस, दो पार्ट ऑफ द सेंटेंस, दो फ्रेजेस ऑफ द क्लॉज आर कनेक्टेड, दो क्लॉजेस कनेक्टेड है। आफ्टर यू विल रिटर्न फ्रॉम मुंबई, और दूसरा कौन सा है, कॉमा, आई विल कम टू मीट यू। और अगर कॉमा नहीं लगाना तो ऐसे कह सकते हैं आई विल कम टू मीट यू आफ्टर, एज अ कंजंक्शन, आफ्टर यू विल रिटर्न फ्रॉम मुंबई। तो पहला क्लॉज कौन सा हो गया, आफ्टर यू विल रिटर्न। दूसरा कौन सा हो गया, आई विल कम। और दोनों जगह जैसे कि देख पा रहे हैं विल और विल का यूज किया गया है। जब विल और विल दोनों जगह लगा हो या शैल दोनों जगह लगा हो तो एक को प्रेजेंट इंडेफिनिट कर देते हैं। कंडीशनल क्लॉज हो गई या कुछ कीवर्ड्स होते हैं जिनके साथ हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट कर देते हैं, विल या शैल हटा देते हैं। और हैड में क्या करते हैं, किसी एक को हैड में बनाते हैं। जब पास की दो फॉर्म्स कनेक्टेड, इवेंट्स कनेक्टेड होते हैं, तो एक को बनाते हैं पास परफेक्ट में हैड लगाकर और दूसरे को बनाते हैं पास इंडेफिनिट में, इसलिए दूसरे वाली क्लॉज में हैड नहीं लगता। और ये डिसाइड कैसे होता है, जब पास्ट की दो बातें कनेक्टेड हो तो ये देखा जाता है कि पास्ट ऑफ द पास्ट कौन सा है। पास्ट में भी जो काम पहले हुआ है उसको हम लोग पास्ट परफेक्ट में रखते हैं हैड लगाकर, और बचे हुए काम को किस में रखते हैं, पास्ट इंडेफिनिट में रखते हैं। तो यह तो आपने पढ़ा ही होगा, इसमें कोई नई बात नहीं है। जो लोग बच्चे पढ़ते हैं, तैयारी कर रहे हैं और पहली बार नहीं आए हैं इस चैनल पे या किसी भी चैनल पे, तो उनको पता ही होगा कि दो जगह विल या शैल नहीं लगाते हैं। तो कौन सा विल हटा देंगे, किसको प्रेजेंट डेफिनेट बना देंगे, जी हाँ, आफ्टर यू, ये राइट, आफ्टर यू रिटर्न फ्रॉम मुंबई आई विल कम टू मीट यू। क्लियर? नेक्स्ट, चलो भाई आपका टाइम शुरू होता है अब। देखते हैं ये वाला क्वेश्चन का आंसर कितने लोग बता सकते हैं। कुछ क्लियर हुआ? टाइम इज अप।
माई फादर हैज लेफ्ट फॉर बॉम्बे लास्ट सैटरडे। तो चलो भाई स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। देखो, माई फादर, फादर के लिए हैज आया है, लेफ्ट थर्ड फॉर्म का यूज किया है, फॉर बॉम्बे, बॉम्बे के लिए वो रवाना हो गए लास्ट सैटरडे। कब हुए? लास्ट सैटरडे को। लास्ट सैटरडे बच्चों बीत चुका है, पास्ट की बात है। अगर हम यहां पर पास्ट की बात कर रहे हैं लेकिन हैज तो प्रेजेंट परफेक्ट में लगता है, प्रेजेंट परफेक्ट में लगता है हैज। तो क्या करेंगे, क्योंकि बात हो रही पास्ट की, इसलिए या तो हम पास्ट इंडेफिनिट कर दें या पास्ट परफेक्ट कर दें। और अगर दोनों में चुना जाए किसी एक सेंटेंस के लिए जिसमें दो क्लॉज ना हो, तो हमेशा हम लोग पास्ट इंडेफिनिट को प्रेफरेंस देंगे। तो सिंपली अगर सेंटेंस को सही करना आपको, तो क्या करना होगा, सिर्फ आपको हैज हटा देना है, सेंटेंस अपने आप सही हो जाएगा। माई फादर लेफ्ट फॉर बॉम्बे लास्ट सैटरडे। क्लियर है? या ये भी कर सकते हो माई फादर हैड लेफ्ट, लेकिन बेटर वर्जन क्या है, पास्ट इंडेफिनिट। क्योंकि पास्ट परफेक्ट, अगर कोई पूछे कि पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट परफेक्ट में क्या डिफरेंस होता है, बताओगे कि पास्ट परफेक्ट तब अप्लाई किया जाता है जब हम पास्ट ऑफ द पास्ट इवेंट की बात करते हैं। और ये पता कैसे चलता है कि पास्ट ऑफ द पास्ट की बात हो रही है, जब दो इवेंट्स कनेक्टेड होती हैं। मेरे पहुंचने के बाद पिताजी आए, मेरे पहुंचने से पहले पिताजी आ चुके थे। तो इसमें क्या हो रहा है, एक काम पहले हो रहा है, एक काम बाद में हो रहा है। दोनों किस में है, पास्ट में है। एक को बनाएंगे पास्ट परफेक्ट में, एक को बनाएंगे पास्ट इंडेफिनिट में। ये फर्क होता है। नेक्स्ट इज थर्ड वन, आई यूज्ड टू स्टडी। टेक योर टाइम। क्लियर हुआ भाई? मैं पढ़ाई किया करता था, आई यूज्ड टू स्टडी टिल, कब तक, 10 बजे तक। एंड उसके बाद देन, एंड दो बार लग गया, खैर कोई दिक्कत नहीं, एक एंड काट दो क्योंकि वो टाइपो है, वो ऐसा नहीं कि एरर है, वो छप गया गलती से। उसको अगर निगलेक्ट कर दें, हम इग्नोर कर दें, एक एंड ही होगा, दो एंड नहीं होंगे। एंड देन आई गो टू बेड। आई यूज्ड टू मतलब पास्ट, मैं स्टडी किया करता था, आई यूज्ड टू स्टडी, पास्ट इंडेफिनिट, आई यूज्ड टू स्टडी। और तब जाके मैं सोने जाता था। यहां पर गो टू बेड का मतलब क्या है, स्लीप के लिए, क्योंकि बेड से पहले आर्टिकल दा नहीं लगा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि सोने की ही बात कर रहा है। आई एम गोइंग टू बेड का मतलब मैं सोने जा रहा हूं। आई एम गोइंग टू द बेड का मतलब अगर आर्टिकल दा लगा दिया, मैंने बताया था आर्टिकल के वाले चैप्टर में जरूर जाके देखना। आर्टिकल लगता तो बहुत ईजी कि हाँ ए एन दाई तो है और क्या है, लेकिन आर्टिकल अच्छो के समझ में नहीं आता बाबू। तो पास्ट की बात है, पास्ट में ही सेंटेंस होगा पूरा। देन आई वेंट, गो की सेकेंड फॉर्म, आई वेंट टू बेड। क्लियर? यही किया था आप लोगों ने। चलिए भाई मेरे साथ साथ सॉल्व करते रहिए ना। फोर्थ वन, 15 सेकेंड आपके, फिर उसके बाद 45 सेकेंड मेरे समझाने के लिए, क्योंकि समझाने में टाइम लगता है ना। Air pollution caused by industrial fumes has been studied for years, but only recently has the harmful effects of noise pollution become known. अब बहुत ध्यान समझना। यहां से जो सेंटेंस शुरू हो रहा है, कहना क्या चाहता है कि जो एयर पॉल्यूशन है जो कि कॉज किया जाता है इंडस्ट्रियल फ्यूम्स के द्वारा, धुएं द्वारा, इंडस्ट्रियल फ्यूम हैज यहां पर किसके लिए आया, फ्यूम्स अगर के फ्यूम्स के लिए अगर आया होता तो हैव लगता है, यहां पर हैज किसके लिए आया, क्योंकि बात हो रही है एयर पॉल्यूशन की। और पॉल्यूशन क्या है, सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर नाउन है भाई, राइट। एयर पॉल्यूशन जो कि कॉज किया जाता है इंडस्ट्रियल फ्यूम्स के द्वारा, हैव नहीं बल्कि हैज, यहां पर बिल्कुल सही है, हैज बीन स्टडीड, वो स्टडी किया गया क्या, एयर पोल्यूशन। तो यहां तक कोई भी गलती नहीं थी, फॉर ईयर्स, यानी ईयर्स, सालों सालों किया गया इसको स्टडी, बट ओनली रिसेंटली हैज। अब आपको थोड़ा सा अटपटा लग रहा होगा कि ये रिसेंटली एलवाई लगा है, एडवर्ब है, और उसके तुरंत बाद हैज कैसे आ गया, क्योंकि एडवर्ब तो लास्ट में आता है। क्योंकि अगर आपने रूल ऑफ इन्वर्जन नहीं पढ़ा है, एडवर्ब में मैंने पढ़ाया था रूल ऑफ इन्वर्जन, नहीं पता जाके देखना क्या होता है रूल ऑफ इन्वर्जन। जैसा कि नाम से पता चल रहा है, इसमें कोई चीज इन्वर्स हो जाती है,
उलट जाती है, वो चीज क्या है? वर्ब सब्जेक्ट से पहले आने लगती है। जैसे कि हम लोग सेंटेंस पढ़ते हैं, नो सूनर डिड या नो सूनर हैड आई, है ना, हैड आई, देखा आपने, आई से पहले डिड या वर्ब हैड लग गई, क्योंकि इसको कहते हैं रूल ऑफ इन्वर्जन। और ये कब होता है? जब हम एडवर्ब से शुरुआत कर देते हैं सेंटेंस की। देखो ओनली रिसेंटली, क्या एडवर्ब? ओनली रिसेंटली। अच्छा, अगर हम यहां पर सेंटेंस को इस तरीके से ना लिखते तो थोड़ा सा घुमा फिरा के लिखते तो कहते कि द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ नॉइस पोल्यूशन, उसके बाद यहां पर लगाते हैव बिकम नोन, हैव बिकम हो चुके हैं नोन ओनली रिसेंटली। ओनली रिसेंटली लास्ट में लगाते, ओनली रिसेंटली से शुरुआत कर दी, इसका मतलब अब आपको जो वर्ब है ना वो यहां पर लगानी पड़ेगी। हैज गलत है बच्चे, हैव आएगा यहां पर। पता है क्यों? क्योंकि यहां पर बात हो रही है, यहां से देखें, द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ द नॉइस पोल्यूशन हैव बिकम नोन ओनली रिसेंटली। तो ये जो वर्ब थी ये आगे गई है, लेकिन किसके लिए गई है ये आगे? इस वर्ब का सब्जेक्ट क्या है? रिसेंटली तो एडवर्ब है। आपको पता होना चाहिए सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, किसी भी सेंटेंस या किसी भी लैंग्वेज का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट या तो नाउन होता है या प्रोनाउन होता है, तीसरी कोई चीज नहीं हो सकती। यही वजह है कि अगर हम कहें कि विन इज गुड तो ये सेंटेंस गलत होता है, क्योंकि हम यहां पर विन को सब्जेक्ट की तरह बिहेव करा रहे हैं। लेकिन विन क्या है? वर्ब है। इसको नाउन बनाने के लिए क्या करना पड़ता है? विनिंग, जेरंड बनाते हैं, विनिंग इज गुड। तभी कहते हैं स्मोकिंग इज बैड, स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। तो अब यहां पर इफेक्ट्स के बारे में बात हो रही है जो कि प्लूरल है, तो यहां पर हैज नहीं लगाएंगे बल्कि हैव लगा देंगे। दिस इज प्योरली बेस्ड अपॉन रूल ऑफ इन्वर्जन दैट माइट बी वेरी कंफ्यूजिंग, but you will have to study a lot in order to get the answers of those types of questions available there. Now coming to the next one, that is fifth one. ऐसे थोड़ा थोड़ा इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस किया करो। मैं भी प्रैक्टिस करता हूँ, मुझे थोड़ी आती है इंग्लिश बोलना। जैसे आपने एड्स देखे होंगे ना ब्लैक एंड वाइट में, पहले मैं बहुत उदास था, मैं बिल्कुल भी अंग्रेजी नहीं बोल पाता था, लेकिन एक बार मैंने देखा जॉन सर का वीडियो। तो वैसा कुछ भी नहीं करना आपको। आई एम नॉट एडवर्टाइजिंग माई सेल्फ, मैं अपने आप को एडवर्टाइज नहीं कर रहा हूँ, लेकिन बस इतना कहना चाहता हूँ क्योंकि ऐसा नहीं है कि कोई परफेक्ट हो, नो बडी इज़ परफेक्ट। मैं यूपी बोर्ड से ताल्लुक़ रखता हूँ, यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम, शुद्ध हिंदी मीडियम, जिसमें भोजन मंत्र होता था और हम लोग सर लोगों को आचार्य जी बोलते थे। वहाँ पर तो बिल्कुल भी इंग्लिश नहीं चलती थी। लेकिन फिर उसके बाद जब मैंने बीटेक किया, तो जब मैंने बीटेक किया तो उसमें तो भाई इंग्लिश में किताबें होती। शुरुआत में बहुत दिक्कत आई। हाँ, फेल नहीं हुए। आई वॉज नॉट ए ब्रिलियंट स्टूडेंट, मैं बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट स्टूडेंट नहीं था, एक एवरेज स्टूडेंट था, जैसे कि मेरे स्टूडेंट्स आप व्यूअर्स हैं एवरेज। लेकिन इस चीज़ को अगर हम हमेशा ब्लेम करते रहें कि यार मेरी फैमिली मेरा साथ नहीं देती है, मेरे घर लाइट नहीं आती, मेरे घर में सुविधाएं नहीं हैं, है ना, तो सुविधाएं नहीं। कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो कोई भी सुविधा नहीं होता उसके बावजूद भी अपने आप को किस लेवल तक ले आते हैं, आप देखें। तो बस सोच का फ़र्क होता है। अपनी सोच को पॉजिटिव बनाएं और आप जीवन में जो कुछ भी करना चाहते हैं कर सकते हैं। क्योंकि मैं एक हिंदी मीडियम, जिसने 12th तक हिंदी मीडियम पढ़ा, फिर उसके बाद मेरा तो ये बैकग्राउंड भी नहीं था कि मैं इंग्लिश, मेरे घर में इंग्लिश कोई भी नहीं बोलता था, लेकिन मैं आज इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ। क्यों पढ़ा रहा हूँ? क्योंकि मैंने इस सब्जेक्ट में मेहनत की है। और आप मेहनत करें किसी फील्ड में तो आप सक्सेसफुल हो ही जाओगे। और जैसे एक लोगों की ये होता है ना कि मन में एक बात हमेशा बच्चों के रहती है कि टीचिंग एक ऐसी जॉब है, कहते हैं कि अगर कुछ जीवन में नहीं कर पाए, सफल नहीं हो पाए, पढ़ लिख के अच्छी जॉब नहीं पा पाए, तो वही टीचर बनता है। ऐसा कुछ भी नहीं बच्चों, आप खुद देखेंगे, इस बात का आप अनुभव भी करेंगे कि हो सकता है किसी ने ड्रीम ना किया हो कि मैं हाँ पढ़ाऊँगा ही पढ़ाऊँगा, कोई सोचता नहीं होगा माइट भी कि मैं एक टीचर बनूंगा, लेकिन यकीन मानो जब वो टीचर बन जाता है, कोई इंसान जो नहीं सोचता, जब वो टीचर बन जाता है तो वो अपनी जॉब से इतना ज़्यादा प्रेम करने लगता है कि अगर उससे पूछा जाए कुछ और करना पसंद करोगे, मुझसे आप पूछो कुछ और करना पसंद करोगे, तो मैं कहूँगा नहीं, मुझे इसमें लगाव है पढ़ाने में। क्योंकि पता है भले ही कह सकते हैं कि हाँ बहुत ज़्यादा धनवान टीचर नहीं होता है, ए टीचर इज़ नॉट वेरी रिच, लेकिन आप ये कह सकते हो कि हाँ स्टूडेंट्स के लिए वो किसी भगवान से कम नहीं होता अगर अच्छे स्टूडेंट्स मिल गए उसको, राइट। तो ये एक रिस्पेक्ट वाली बात है और वो बहुत ज़्यादा जीवन में ज़रूरी होती है।
तो भाई टाइम वेस्ट नहीं करेंगे बातों में, बहुत बातें हो गई। आप क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर बता दीजिए, फिर मैं आपके पास आता हूं। द जज आस्क्ड द मैन इफ द बैग ही हैड लॉस्ट कंटेन 5,000 रुपीज। तो यहां पर आप लोग भी कोशिश किया कीजिए ना, आप थोड़ा सा कन्वर्सेशन इंग्लिश में बातें करना थोड़ा थोड़ा करके ही सीखेंगे, मैं भी थोड़ा थोड़ा करके सीखा। द जज आस्क्ड, और गलती होती तो होने दो, कोई हंसता है तो और हंसो, तुम भी उसके साथ हंसो और कह दो, और कोई हंसे तुम्हारे पर ना तो कह देना कि चलो ठीक है अब मैं बैठ रहा हूं, आप आओ जो हंसे। अब आप बोल के दिखाओ। द जज आस्क्ड द मैन इफ द बैग ही हैड लॉस्ट। बात हो रही देखो आस्क्ड पास्ट की, यहां पर भी हैड लिखा हुआ है, पास्ट है तो, लेकिन यहां पर देखो एक और वर्ब आ गया कंटेंट, तो क्या होगा कंटेंट नहीं हो जाएगा, कंटेंट। ये क्लियर, पास्ट की बात हो रही इसलिए। नेक्स्ट इज 6th वन। एज यू कैन सी बाय माय विजिटिंग कार्ड दैट नाउ आई एम इन मुंबई। आपके पास 15 सेकंड, उसके बाद मैं आपको बताता हूं कि इसमें आंसर क्या होगा। जैसे कि आप देख सकते हो मेरे विजिटिंग कार्ड से ये कहना चाहता है कि अब मैं मुंबई में रहता हूं। एज यू कैन सी बाय माई विजिटिंग कार्ड नहीं बल्कि एट माई विजिटिंग कार्ड। देखना किसकी तरफ देखोगे, विजिटिंग कार्ड की तरफ देखोगे ना। बाय तो तब लगाते हैं जब कोई काम किसी के द्वारा होता है, इसलिए यहां पर एट प्रिपोजिशन सही जाएगा। बच्चों ये जो क्वेश्चन है कई वेबसाइट्स पे, क्योंकि भाई सीधी सी बात है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं कराता हूं तो आपको साइट पे अवेलेबल मिल जाएगा, ये क्वेश्चन आप सर्च करोगे गूगल पे मिल जाएगा। लेकिन इस सेंटेंस में जो आंसर दे रहा है इन मोस्ट ऑफ द वेबसाइट्स वो नो एरर दे रहा है, लेकिन खुद अकल लगा के देखो क्या ये नो एरर होगा, नहीं, इसमें यहां पर रॉन्ग प्रीपोजिशन का यूज किया गया है, राइट। इसलिए कहते हैं किताबी ज्ञान कभी कभी बहुत खतरनाक हो जाता है, इसलिए हम सभी को अपने जीवन में एक आचार्य जी की जरूरत होती है, एक अच्छे टीचर की जरूरत होती है। द मिनिस्ट्री was considered several proposals for the development of small and medium enterprises during budget discussions. चले भाई 15 सेकंड आपके, उसके बाद मैं बताता हूं आपको जल्दी से आंसर। ऐसा कहना चाहता है कि मिनिस्ट्री ने कंसीडर किए सेवरल प्रपोजल्स। आपने यहां पर लगा दिया वॉज कंसीडर्ड, मिनिस्ट्री को कंसीडर किया गया, नहीं मिनिस्ट्री ने खुद कंसीडर किए सेवरल प्रपोजल्स। ये एक्टिव वाला सेंटेंस है, आप बेकार में उसको पैसिव बनाने की कोशिश कर रहे हो, क्योंकि पैसिव बनता तो किसके द्वारा ये भी बताया जाता है ना। तो क्योंकि यहां पर आगे ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है तो जाहिर सी बात है कि यहां यही काम इस ऑब्जेक्ट को प्रमोट कर रहा है एज ए सब्जेक्ट इन एक्टिव मोड, इन एन एक्टिव मोड। तो द मिनिस्ट्री कंसीडर्ड, बहुत हटा दो, considered several proposals for the development of small and medium enterprises during budget discussions। बाकी आगे का सेंटेंस बिल्कुल सही है। Coming to the next, that is 8th one, having worked in both public and private sector banks, she is the most suitable person to take over the post of the chairman। आपको पता होना चाहिए अगर आपने पढ़ा है ये परफेक्ट पार्टिसिपल, अगर आपने पढ़ा है तो आपको पता होना चाहिए कि हैविंग के बाद हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। बच्चों हैज, हैव, हैविंग कहीं भी लग जाए, हैज, हैव, हैड या हैविंग कहीं भी लग जाए और इसके तुरंत बाद अगर वर्ब है, दैट वर्ब मस्ट बी इन थर्ड फॉर्म। वो वर्ब हमेशा और हमेशा किस में होनी चाहिए, थर्ड फॉर्म में होनी चाहिए। जैसा कि यहां पर वर्क लिखा है तो ये गलत हो गया, हैविंग वर्क्ड, हैविंग वर्क्ड। अब सेंटेंस आपका सही हो गया। नेक्स्ट वन इज 9th वन। कई ऐसे स्पॉटिंग एरर से क्वेश्चंस होते हैं जो देखते ही समझ में आते हैं कि इसमें एरर क्या होगा, दिखाई पड़ता है सामने। जैसे हैविंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाया, नो सूनर के साथ आपको देन लगाना है, नो सूनर हार्डली स्कैर्सली के तुरंत बाद वर्ब आनी चाहिए। ये ऐसे कुछ सेंटेंसेस जिसमें पता लगता है, जैसे एज अगर लिखा हुआ है तो बीच में पॉजिटिव डिग्री आनी चाहिए, एज बेटर एज गलत हो जाता है, एज गुड एज होता है, ये देखते ही समझ में आता है। लेकिन कुछ सेंटेंसेस का मीनिंग समझना पड़ता है अगर आपको आंसर देना है तो, और वो कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चंस में शुमार किए जाते हैं। शुमार करने का मतलब शामिल करना, और उसको इंग्लिश में क्या क्या बोलेंगे, आप कॉर्पोरेट भी बोल सकते हैं या आप
एसिमिलेट भी बोल सकते हैं, शामिल करना, या आप इंक्लूड भी बोल सकते हैं। He started a very small business 2 years ago, but it grew very fast as the country is experiencing a boom at that time. हाँ देखो, अगेन he started पास्ट की बात हो रही है, it grew पास्ट की बात हो रही है, सडनली यहां पर क्या आ गया, is आ गया, तो क्या होगा, was experiencing। इसका मतलब पूरा बात जो है शुरू होती है पास्ट में, एंड भी होगी पास्ट में। Next is 10th. Keeping in mind the current market conditions, it has better for us to invest in the infrastructure, a structure. ये स्ट्रक्चर बार बार लगाने की जरूरत नहीं है, ये हो सकता है गलती से मिस्टेक हो गया हो, लेकिन दिस इज नॉट द एरर। इट हैज बेटर गलत है ना, इट इज बेटर। कीपिंग इन माइंड, माइंड दिमाग में रखते हुए, द करंट मार्केट कंडीशंस को दिमाग में रखते हुए, ये बेहतर है, इट हैज बेटर नहीं, ये बेहतर है, इट इज बेटर फॉर अस टू इन्वेस्ट इन द इंफ्रास्ट्रक्चर। क्लियर? नेक्स्ट, since I had lived there for many years, the villagers were very comfortable, talked to me about all their problems. क्या लग रहा है, क्या होगा आंसर? कुछ समझ में आ रहा है आंसर क्या होना चाहिए इसमें? देखो क्या होता है ना, सिंस आई हैड लिव्ड देयर, क्योंकि मैं वहां पे रह चुका था मैनी ईयर्स के लिए, विलेजर्स वर वेरी कंफर्टेबल, जो विलेजर्स बहुत कंफर्टेबल थे किस चीज में, मेरे से बात करने में। अब देखो कंफर्टेबल, टॉक्ड टू मी, टॉक्ड तो तब आता जब यहां पर एक नया सेंटेंस शुरू होता सब्जेक्ट के साथ। जब हम उसी सेंटेंस में, जब किसी सेंटेंस में दूसरी बात को मिलाना चाहते हैं और हमारे पास कोई कंजंक्शन बीच में नहीं होती है या कोई प्रपोजिशन नहीं होता है, सीधे सीधे वर्ब आ जाए, तो हमेशा याद रखना दो बातों को जोड़ने के लिए हमेशा वर्ब की आईएनजी फॉर्म का यूज किया जाता है। आई वॉज विलेजेस वर वेरी कंफर्टेबल टॉकिंग टू मी, राइट। जब कभी वर्ब कनेक्ट करें दो सेंटेंसेस को तो हमेशा आईएनजी फॉर्म में रहती है। 12th one. Our equipment gets damaged very often in summer, but because there are too many power cuts. हमारा इक्विपमेंट जो है वो डैमेज हो जाता है। गेट्स यहाँ प्रेजेंट डेफिनेट एक वर्ब है, यहाँ पे पॉजिटिव वर्ब, गेट हो गया, लेट हो गया, या मेक हो गया, हैव हो गया, ये सब पॉजिटिव वर्ब्स कहलाती हैं। और जिसमें आपको पता होना चाहिए कि जब हम मेक का यूज करते हैं तब तो फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है अगली वर्ब में। जैसे आई मेक हिम क्राई, मैं उसे रुला देता हूँ या रुलाता हूँ। लेकिन जब गेट का यूज करते हैं तो हमेशा थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है। जैसे मैंने कहा अपने बाल कटवाओ, गेट योर हेयर कट, अपना खाना बनवाओ, गेट योर फूड कुक्ड। आर इक्विपमेंट गेट्स डैमेज्ड, पॉजिटिव वर्ब गेट के केस में लगाते हैं थर्ड फॉर्म, डैमेज्ड। Next is, most children like to rest in the afternoon after they return from school, but my son seems to have an inexhaustible source of energy. Exhaust का मतलब, exhaust से वर्ड बना है, exhaust का मतलब थक जाना, inexhaustible का मतलब जो जिसको थकान ना हो। कह रहा ज्यादा से ज्यादातर बच्चे क्या हैं, वो रेस्ट करना पसंद करते हैं आफ्टरनून में जब वो स्कूल से लौट के आते हैं तब। लेकिन मेरा जो बच्चा है, माई सन सीम्स टू हैव, इसमें क्या एरर होना चाहिए? क्योंकि देखो बात पास की हो रही, लाइक्ड टू ना, रिटर्न्ड, तो ये सीम्स नहीं बल्कि सीम्ड हो जाएगा, सीम्ड।
सीम्ड, सीम्स नहीं, पास की बात हो रही इसलिए। द कटिंग डाउन ऑन कॉस्ट वॉज द मेन रीजन फॉर द फर्म टू सर्वाइव even during a very difficult period. कटिंग डाउन यहाँ पर एज ए जेरेंट यूज किया गया, ऑन कॉस्ट वॉज द मेन रीजन, वॉज यहाँ पर जेरेंट के लिए आया है, रीजन था फॉर द फर्म टू सर्वाइव इवन ड्यूरिंग ए डिफिकल्ट पीरियड। इसमें कोई भी एरर नहीं बच्चों, नो एरर इज देयर, द सेंटेंस इज एब्सोल्युटली फाइन। 15th one, I will go for the swimming classes tomorrow if I have recovered from fever. बताएं भाई कि इसका आंसर क्या होना चाहिए आपके अकॉर्डिंग। टेक योर टाइम, यह आंसर मैं आप लोगों से चाहता हूं। बहुत आसान, बेहद आसान आंसर आ गया बच्चों आप लोगों का। अभी तो मैंने बताया था कि जब विल और विल का कॉम्बिनेशन या विल या शैल का कॉम्बिनेशन होता है तो एक विल तो सही माना जाता है लेकिन दूसरा विल सही नहीं माना जाता। यहां पर होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है तो आप कहोगे सर एक ही तो विल है यहाँ पर, आई विल गो, लेकिन बच्चों गलती यहाँ पर होगी। देखो फॉर स्विमिंग क्लासेस टुमारो, इफ कंडीशनल क्लॉज, इफ आई हैव रिकवर्ड नहीं, आई हैव लगाने से बढ़िया क्या है यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट करो, इफ आई रिकवर, इफ आई रिकवर। प्रेजेंट इंडेफिनिट का कॉम्बिनेशन फ्यूचर पर फ्यूचर इंडेफिनिट के साथ होता है। इफ सॉरी इफ यहाँ पे लिखो ना, आई विल गो फॉर द स्विमिंग क्लासेस टुमारो इफ आई रिकवर फ्रॉम फीवर। क्लियर, ये कॉम्बिनेशन हमेशा याद रखो, फ्यूचर इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट परफेक्ट पास्ट इंडेफिनिट। नेक्स्ट 16, the principal announced in the school assembly that the school fees will be hiked from the beginning of the next academic session. All right, 15 सेकंड आपके जवाब दें। क्लियर और नॉट, नहीं समझ में आ रहा? चलो मैं बताता हूं। प्रिंसिपल ने अनाउंस किया स्कूल असेंबली में कि स्कूल फीस जो है वो बढ़ाई दी जाएगी फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट एकेडमिक सेशन, नेक्स्ट एकेडमिक सेशन से बढ़ा दी जाएगी। अब देखिए यहाँ पे अनाउंस किया, पास्ट की बात हो रही है, पास्ट इंडेफिनिट, कनेक्टेड सेंटेंस है, विल नहीं आ सकता, वुड आएगा, विल का वुड हो जाता है। नरेशन में आपने पढ़ा होगा डायरेक्ट से इंडायरेक्ट स्पीच में जब चेंज करते हैं और रिपोर्टिंग वर्ब हमारी पास में होती है, इसका मतलब पूरा सेंटेंस पास में चला जाता है, इसलिए हम विल का वुड कर देते हैं, शैल का शुड कर देते हैं। नेक्स्ट, द टेररिस्ट डिड नॉट कन्फेस्ड his crime even till the very end of his trial and said that he was innocent. तो देखते ही मुझे लगता है मेरे व्यूअर्स को भी देखते ही समझ में आ गया होगा यहाँ पर इसने डिड का यूज किया, डिड नॉट, और जैसे ही आप डिड का यूज करते हो याद रखें हमेशा यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म V1 आएगी तो कन्फेस नहीं होगा बल्कि कन्फेस होगा। कन्फेस का मतलब अपनी गलती को स्वीकार करना, अपनी गलती मान लेना, जैसे लिखा ना कन्फेस हिज क्राइम। क्लियर है भाई? नेक्स्ट, इफ दी इसको पढ़ा जाएगा क्योंकि वाल साउंड है, इंडस्ट्री में वाल साउंड है। इफ द इंडस्ट्रियल सेक्टर कंटिन्यूज टू ग्रो, कहना चाहता है कि अगर इंडस्ट्रियल सेक्टर जो है वो इसी तरीके से आगे बढ़ता रहा, कंटिन्यूज टू ग्रो एट द सेम रेट फॉर द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, अगले कुछ महीनों तक अगर ऐसे ही बढ़ता रहा तो मुझे लगता है कि इट हैज ए हाई ग्रोथ रेट दिस ईयर। नहीं, कि एक पॉसिबिलिटी बता रहे कि अगर ऐसे चलता रहा तो फ्यूचर में क्या होगा, तो हैज नहीं, पहले से नहीं है, बल्कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो ऐसा होगा, तो इट विल हैव, फ्यूचर की बात हो रही, इट विल हैव ए हाई। ठीक है, क्लियर? नेक्स्ट 19th,
चले भाई बताएं आंसर क्या होगा। अच्छा देखो, बॉयज ने अच्छा खेला गर्ल्स से ज्यादा, ना ही केवल परफॉर्म बढ़िया किया बल्कि देखिए, ना ही केवल अच्छा खेला बल्कि परफॉर्म किया उनसे अच्छा हर एक फील्ड में, कहना चाहता है बॉयज ने अच्छा परफॉर्म किया हर एक फील्ड में। ये बात पास्ट की है क्योंकि प्लेड लिखा हुआ है, परफॉर्म लिखा हुआ है, ये बात पास्ट की है। तो ये बताओ जब ये पास्ट की बात है तो रिजल्ट कब आया होगा? रिजल्ट भी पास्ट में अनाउंस हुआ होगा, ऐसा तो नहीं कि आज रिजल्ट अनाउंस हो रहा है तो कह रहा है कि हाँ लड़कों ने अच्छा खेला पहले और रिजल्ट आज आ रहा है। तो यहां पर रिजल्ट्स फाइंड कीजिएगा फाउंड, यही पास हो जाएगा क्योंकि रिजल्ट भी, जाहिर सी बात है रिजल्ट भी पास में आया होगा, ऐसा नहीं कि रिजल्ट आज आ रहा है और खेला बहुत पहले था। ठीक है, नेक्स्ट 20th। Celebrating his 10 long years in the film industry, the actor announced that he would be doing a new show on television which would be done completely free of cost. तो बहुत सारे क्वेश्चंस बेटा इसमें टेंसेस के ऊपर आधारित हैं, बहुत ज़्यादा दिमाग आपको नहीं लगाना। सेलिब्रेट करते हो अपने 10 लॉन्ग ईयर्स इन द फिल्म इंडस्ट्री में एक्टर ने अनाउंस किया, 10 लॉन्ग ईयर्स सेलिब्रेट करते हुए एक्टर ने अनाउंस किया, क्योंकि देखो ही वुड बी डूइंग, वो कर रहा होगा, है ना, ऑन टेलीविजन। वुड किसकी फॉर्म होती है? विल की पास फॉर्म होती है, तो अनाउंस किया के सेंस में अनाउंस हो जाएगा, क्योंकि ये कनेक्टेड सेंटेंस है जिसमें हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट होता है ना, दैट लग गया, आस्क लग गया, तो अगर ये जो फॉर्म होती है पास में जाती है तो उसके बाद जितना भी आगे आता है वो पास्ट में ही चला जाता है। क्लियर? Had I known the weather forecast earlier, I would not make plans to go out. अगर ये कहना चाहता है, ये कंडीशनल क्लॉज है जिसमें कहना चाहता है कि अगर मुझे पता होता वेदर फोरकास्ट, यानी कि वेदर क्या होने वाला है पहले, तो मैं प्लान्स, बाहर जाने के प्लान्स ना बनाता। तो कंडीशनल क्लॉज यहां पर, ये कंडीशनल पार्ट ऑफ द सेंटेंस जिसमें मैंने आपको बताया था कि इफ का क्लॉज लिखा हुआ है, चाहे तो आप ऐसे लिखो कि हैड आई नोन, या आप ऐसे भी कर सकते हो इफ आई हैड नोन, बात एक ही, बात बराबर है। हैड आई नोन बराबर है इफ आई हैड नोन, तो पता चलता है कि ये कंडीशनल क्लॉज है। और ऐसे भी सेंटेंस को समझ में आ रहा है कि बात कर रहा है कि अगर पॉडकास्ट मुझे पैसे पहले समझ लेता, मैं जानता, तो मैं नहीं जाता, मैं प्लान नहीं बनाता। तो अब यहां पर मैंने आपको कंडीशन बताई थी कि हैड के साथ कॉम्बिनेशन आता है वुड हैव का, वुड हैव का कॉम्बिनेशन चला जाता है। और अगर इधर वर होता है जैसे इफ आई वर ए किंग, तो यहां पर वुड का कॉम्बिनेशन चला जाता है। तो अब देखिए, आई वुड नॉट, सिर्फ वुड नहीं लगाना है, आई वुड नॉट हैव मेड, और हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, आई वुड नॉट हैव मेड प्लान्स टू गो आउट, आई वुड नॉट हैव मेड। नेक्स्ट, if you to talk to her on this sensitive matter, it is probable that she will not listen to you at all. तो बच्चे बहुत आसान है, एक चीज मिसिंग है यहां पर, इफ यू टू टॉक नहीं, इफ यू आर टू टॉक, यहां आर लगाओ, हेल्पिंग वर्ब मिसिंग है। इफ यू आर टू टॉक टू हर ऑन दिस सेंसिटिव मैटर,
इट इज प्रोबेबल दैट शी विल नॉट लिसन टू यू एट ऑल। मतलब अगर आप ऐसे सेंसिटिव टॉपिक पे बात करोगे उससे तो ये बहुत ज़्यादा प्रोबेबल है, इसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, इट इज़ प्रोबेबल दैट शी विल नॉट लिसन टू यू, कि वो आपकी बात को नहीं सुनेगी। नेक्स्ट इज 23rd, ऑन मैनी ओकेजन्स वी डिड हेल्प्ड। तो यहीं पर आपको आंसर मिल जाता है, बहुत ज़्यादा आगे जाने की जरूरत नहीं है। कुछ कुछ मैंने कहा, कुछ आंसर्स देखते ही समझ में आते हैं। डिड के साथ हेल्प लगेगा, हेल्प्ड नहीं होगा। We did help, yeah, we helped the poor people by way of giving them food to eat, right? The New Year party continued till midnight as more and more guests join in the fun and frolic. बताए भाई, आंसर करें। ये बात इजी बच्चों, उम्मीद है आपको आंसर मिल चुका होगा। द न्यू ईयर पार्टी कंटिन्यूड, कंटिन्यूड का मतलब पास की बात हो रही, टिल मिडनाइट तक चली, एज मोर गेस्ट ने ज्वाइन किया, ज्वाइंड इन द फन एंड फ्रॉलिक। फ्रॉलिक का मतलब क्या होता है, हु हल्ला या उछल कूद। नेक्स्ट इज द मार्केट कंटिन्यूज टू बी पॉजिटिव एंड वी एक्सपेक्टेड द ट्रेंड टू कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्वार्टर ऑल्सो। बताए भैया आंसर, क्या लगता है आपको? बहुत ही इजी, अगेन टेंस के ऊपर आधारित है। द मार्केट कंटिन्यू हो रहा है टू बी वेरी पॉजिटिव की तरफ। कंटिन्यूस का मतलब चल रहा है, चालू है, प्रेजेंट डेफिनेट। एंड वी एक्सपेक्ट, हमने एक्सपेक्ट किया नहीं भाई, वी एक्सपेक्ट, हम एक्सपेक्ट करते हैं द ट्रेंड टू कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्वार्टर ऑल्सो, कि अगले क्वार्टर भी चलेगा। मतलब क्वार्टर का मतलब यहां पर 3 महीने से, चौथाई। नेक्स्ट इज big landlords in the villages who are till now paid for electricity at subsidized rates will soon have to pay the government at full rates. क्या नहीं चाहता है कि बिग लैंडलॉर्ड्स इन द विलेजेस, जो हैं बड़े बड़े मकान मालिक जो हैं, लैंडलॉर्ड्स, या कह सकते हैं कि जिनकी ज़मीन है, जिनका मकान है, जो कि हु वर पेड फॉर इलेक्ट्रिसिटी, नहीं, उनको इलेक्ट्रिसिटी के लिए पे नहीं कहता, हु वर पेइंग फॉर होना चाहिए, हु वर टिल नाउ पेइंग, जो पे कर रहे थे, एक्टिव में है, पैसिव में नहीं। पेइंग फॉर इलेक्ट्रिसिटी एट सब्सिडाइज रेट, यानी कम रेट में, विल सून हैव टू पे, उनको बहुत जल्दी पे करना पड़ेगा गवर्नमेंट को एट फुल रेट्स पे करना पड़ेगा, जो कि पे कर रहे थे कम में, राइट? तो उनको अब गवर्नमेंट को फुल रेट्स में पे करना पड़ेगा, ये सेंस आ रहा है। तो हु वर टिल नाउ, जो अभी तक पे कर रहे थे, हु वर पेड फॉर इलेक्ट्रिसिटी, नहीं, जिनको पैसा मिल रहा था इलेक्ट्रिसिटी के लिए, नहीं, ऐसा नहीं कहना चाहता। तो जो इलेक्ट्रिसिटी की बात कर रहा है, क्योंकि वही लोग दे रहे हैं, वही लोग भर रहे हैं, उनको पैसा नहीं मिल रहा है। अगर आप ये कह दोगे कि हु वर पेड फॉर इलेक्ट्रिसिटी, जिनको बिजली के लिए पैसा मिल रहा था, ये कहने का सेंस नहीं बच्चों, इसलिए पेइंग हो जाएगा। नेक्स्ट, द न्यू वैक्सीनेशन विल हेल्प इन प्रिवेंट द डिजीज टू स्प्रेड टू अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। उम्मीद है आप सभी लोगों का आंसर आ चुका होगा। नहीं आया तो मैं बता देता हूं। द न्यू वैक्सीनेशन विल हेल्प इन प्रिवेंटिंग, प्रेपोजिशन के बाद अगर कोई वर्ब आती है तो वो आईएनजी फॉर्म में होती है, प्रिवेंटिंग। जैसे यू कैन अचीव दिस बाय वॉचिंग, बाय वॉच नहीं, बाय वॉचिंग दिस,
बाय यू कैन अचीव दिस बाय इम्प्रेस योर बॉस, बाय इम्प्रेसिंग योर बॉस, राइट। प्रीपोजिशन के बाद अगर वर्ब है तो आईएनजी फॉर्म में होनी चाहिए, इन प्रिवेंटिंग। या तो आप ये भी कर सकते हो कि दूसरे तरीके से आप सेंटेंस को लिख सकते हो, द न्यू वैक्सीनेशन विल हेल्प प्रिवेंट, इन हटा दो तो भी सही हो जाएगा, तो प्रिवेंट आ सकता है बेयर इन्फिनेटिव के केस में। अब आपको अगर ये मेरी भाषा नहीं समझ में आ रही है तो इसका मतलब आपने मेरे प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे, जाकर देखना नॉन फाइनाइट वर्ब जिसमें मैंने पढ़ाया है इसके कॉन्सेप्ट्स, क्योंकि किसी भी क्वेश्चन को करने से पहले आपको कॉन्सेप्ट जरूर पता होने चाहिए, जो कि विस्तार से मैंने बताए थे। 28 A sharp rise in the price of petrol has lead, यही तो गलत हो गया भाई, पढ़ते ही समझ में आ गया, lead to an increase in the prices of all the commodities। आपको पता होना चाहिए कि हैज के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, लीड यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म है, लीड की सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म क्या होती है, लेड होती है। लेड लगा दो, अपने आप आंसर आ जाएगा, राइट, हैज लेड टू। नेक्स्ट चलो भाई अगला आप लोग बताएं। Dressed in a beautiful blue gown, the little girl eagerly waits for her father to return so that she could cut the cake. अरे भाई अगेन, पहने हुए कपड़ा, ब्लू गाउन, लिटिल गर्ल वेट करती है नहीं, ईगरली वेटेड फॉर हर फादर टू रिटर्न सो दैट शी कुड कट द केक। कुड का मतलब ये पास्ट की बात हो रही है, ड्रेस्ड पहने हुए ये भी पास्ट की बात हो रही है ना, इसका मतलब क्या हुआ, यहां पर हो जाएगा वेटेड। पर चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट इज द हाई कोर्ट ऑन थर्सडे बैन। अगेन मुझे नहीं पता इतने आसान क्वेश्चंस क्यों बना देते हैं, चलिए खैर कोई बात नहीं, आसान बनाए हैं, जिनको आता उनके लिए आसान है, जिनको नहीं आता उनके लिए मुश्किल है। द हाई कोर्ट ऑन थर्सडे, थर्सडे को हाई कोर्ट ने बैन किया, ये सेंस आ रहा है, बैन करता नहीं है हाई कोर्ट, किया तो बैंड हो जाएगा, थर्सडे को किया ना, बीत चुका है। बैंड रनिंग ऑफ डीजल रन व्हीकल्स, इसको व्हीकल्स नहीं बोलते हैं, व्हीकल्स, व्हीकल व्हीकल गलत प्रोनाउंसिएशन, लेकिन क्या करना है यार, समझ में आना चाहिए बस। व्हीकल कहोगे तो किसी को समझ में ना आए, कहो व्हीकल कहोगे समझ में आ जाएगा सबके क्या कहना चाहते हो क्योंकि ये अपनी लैंग्वेज है, इंडियन लैंग्वेज, इंडियन स्टैंडर्ड, जिसमें हम लोग इसको व्हीकल पढ़ते हैं, लेकिन होता क्या है, अगर दूसरे स्टैंडर्ड में जाओगे तो ये होगा व्हीकल, इंक्लूडिंग स्मॉल व्हीकल्स लेकिन आदत नहीं बन पाती ना बच्चों। आप मुझे कमेंट में लेकर जरूर बताएंगे क्या आपकी आदत बनती, जब आप नया प्रोनाउंसिएशन देखते हो क्या आप उतना ज़्यादा ईज होकर कंफर्टेबल होकर कर पाते हो कि नहीं कर पाते हो। मैं तो नहीं कर पाता हूँ, क्योंकि मैं तो यूज टू हूँ, बचपन का आदी हूँ। जब हमारे टीचर्स जैसे पढ़ाते थे उस समय ये गूगल यूट्यूब हुआ नहीं करता था, जो टीचर बताया था पत्थर की लकीर में आंख बंद करके हम लोग सुन लेते समझ लेते थे, और वही उस समय सही होता भी था। अब जैसे जैसे ज़माना आगे एडवांस होता जा रहा है, चेंजेस आते जा रहे हैं, ऐसा नहीं है कि हमारे टीचर्स जानते नहीं थे। टीचर्स को ब्लेम कभी मत करना कि हमारे टीचर्स ने नहीं पढ़ाया बचपन में स्कूल्स में, क्योंकि जितना पढ़ाया वही बहुत है। उसके लिए आपको शुक्रगुजार, थैंकफुल होना चाहिए, धन्यवाद देना चाहिए उन टीचर्स को। टीचर्स भी तो इंसान है, भगवान तो नहीं ना, भगवान से गलती नहीं होती है, इंसानों से तो होती है। इफ एवरीथिंग गो वेल, यहीं पर गलत हो गया, इफ एवरीथिंग गोज वेल, एवरीथिंग क्या है, सिंगुलर, एवरीथिंग एवरीबडी, जिस भी चीज में एवरी ईच लग गया वो सिंगुलर होती है। इफ एवरीथिंग गोज वेल द एग्जामिनेशन शेड्यूल, मैंने यहां पर आगे देखने की जरूरत नहीं, रीजन क्या है, शुरू में ही एरर मिल गया पक्का पक्का वाला, तो आगे देखने की जरूरत ही नहीं है। नेक्स्ट द पेन, चलो भाई टेक योर टाइम, आप करो, जल्दी नहीं बताएंगे, अब आपका समय शुरू होता है अब से। तो वो कहना चाहता है पेन जो है सर्जरी के बाद चला जाता है आमतौर पे,
और जो स्टिच टाँकों के जो मार्क्स होते हैं वो भी गायब हो जाते हैं, वैनिश हो जाते हैं। वैनिश लिखा है ना, पास्ट की बात करना चाह रहा है, ईज्ड, ये भी ईज्ड हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट, दे हैव रिसेंटली, बिगन नहीं मिल गया, बेगिन, बिगन, बिगन, बहुत सोचने की जरूरत ही नहीं, शुरुआत में अगर मिल जाए तो बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं। दे हैव रिसेंटली बिगन हो जाएगा। चलो भाई आगे बढ़ो, हैव आ गया ना तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। चलो ये आपका क्वेश्चन, अरे भाई मैनी इंटरनेशनल कंपनीज आर इन्वेस्टेड, नहीं इन्वेस्टिंग इन इंडिया, इन्वेस्ट कर रही हैं, पैसिव नहीं एक्टिव है, इन्वेस्टिंग इन इंडिया एज इंडिया इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज। नेक्स्ट इज द लास्ट क्वेश्चन 35। ही इज सफरिंग फ्रॉम सीवियर बैक एक, वो बहुत ही गंभीर बैक पीठ का दर्द से सफर कर रहा है सिंस मंडे। अगर वो मंडे सफर कर रहा है तो यहाँ पे इज नहीं लगेगा, क्योंकि फॉर और सिंस के साथ जब टाइम गिवन होता है तो बच्चों याद रखना हमेशा वो बात सिर्फ कॉन्टिन्यूस में नहीं होती, या तो परफेक्ट में होती है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में होती है। तो यहाँ पर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस को हम लोग प्रेफरेंस देंगे, ही हैज बीन सफरिंग फ्रॉम। और यहाँ पर आपके 35 के 35 क्वेश्चन सॉल्व हो गए। मुझे कमेंट में लिख के जरूर बताना बच्चों, आपसे राब्ता नहीं हो पाता, मैं आपसे बात नहीं कर पाता हूँ। हालांकि कभी कभी मैं ऑनलाइन आता हूँ, आप देखेंगे जब आप लोग चैट करते हो लाइव चैट में, तो मैं देखता रहता हूँ कि कौन बच्चों को क्या प्रॉब्लम हो रही, कहीं ऐसा तो नहीं कोई डाउट पूछा हो तो मैं बता दूँ उसको, लेकिन आप लोग पूछते ही नहीं हो। तो पूछना सीखें, पूछना सीखोगे, अपनी प्रॉब्लम बताओगे, तभी हम लोग उसका सोल्यूशन दे पाएंगे। मिलेंगे अगले लेक्चर में। इसके साथ टाटा बाय बाय, प्रणाम सभी को, जय हिंद।